देहरादून में भारी बारिश के चलते देर रात कई जगह पर जल भराव और भूकटाव की घटनाएं सामने आई। ऐसे में प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सुबह जल भराव और भूकटाव वाले क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ में विधायक उमेश शर्मा काऊ और कई अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। विधायक भी मौजूद रहे। साथ ही गढ़वाल कमिश्नर और क्षेत्रीय प्रशासन की टीम भी उनके साथ मौजूद रही, जो कि बता रही है मुख्यमंत्री को कि कितना नुकसान हुआ है, किस तरह से पानी जो वो आया। हालांकि बादल फटने की सूचना लगातार मिलती रही। ये भी बताया गया है कि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनको ढूंढने का कार्य भी लगातार जारी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से स्थिति का जायजा लिया है, बातचीत मुख्यमंत्री से की है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने खुद भी क्षेत्रों में पहुंच करके निरीक्षण किया था, स्थिति को जानने की कोशिश की थी कि कितना नुकसान बादल फटने से और जलमग्न होने से हुआ है। तो विधायक समेत तमाम अधिकारी भी उनके साथ मौके पर मौजूद रहे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। हरिद्वार के इंडियन एआई समिट में होंगे शामिल। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इंडियन एआई समिट होगा। 10:30 बजे सीएम करेंगे सम्मेलन का शुभारंभ। 2 दिवसीय सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञ होंगे शामिल। एआई और अध्यात्म के संगम पर होगी गहन चर्चा। तो 10:30 बजे सीएम कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे और इस दौरान 2 दिवसीय सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। तो एआई और अध्यात्म के संगम पर गहन चर्चा इस दौरान होगी। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ कार्यक्रम आज के रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के? देखिए विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं और वह करीब 10:30 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे और वहां देव संस्कृति विश्वविद्यालय के इंडियन एआई समिट में शामिल होंगे। कार्यक्रम रखा है, 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें आज शुभारंभ के दौरान जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी वहाँ पहुंचेंगे। 10:30 बजे वहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, इसका शुभारंभ करेंगे। और इस कार्यक्रम में जिस तरह से टेक्नोलॉजी और जो संस्कृति है उसको लेकर के बातचीत होनी है कि किस तरह से बढ़ती टेक्नोलॉजी के चलते संस्कृति को भी इसमें जोड़ा जाए, उसको लेकर वहाँ पर जो है मंथन चिंतन होगा। विशेषज्ञ वहाँ पर जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और 2 दिनों तक जो है इस कार्यक्रम में जो है कहीं ना कहीं जो है पूरा इसी पर चर्चा होनी है और तमाम विशेषज्ञ जो है इस पर जो अपनी अपनी राय व्यक्त करेंगे कि जो है किस तरह से इस पर जो है कार्यक्रम रहेगा और इस पर कैसे हम आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी के साथ साथ संस्कृति को साथ साथ लेकर चल सकते हैं। जी, लेकिन एआई और अध्यात्म को लेकर ये जो चर्चा होने वाली है योगेश, इस दौरान कौन बड़े चेहरे ऐसे भी होंगे जो इस दौरान शामिल होंगे? देखिए एआई और अध्यात्म की अगर हम बात करें, दोनों को लेकर के चर्चा होनी है, क्योंकि एआई के बढ़ते चलते जो है कहीं ना कहीं जो है टेक्नोलॉजी जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, एआई से हम तमाम चीज़ों को पूछ सकते हैं, उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये अध्यात्म पर की किस तरह से वहाँ जानकारी हासिल होती है उस पर भी इस पर चर्चा होगी। और विशेषज्ञ, जिस तरह से कहा जा रहा है कि इनसे जुड़े जो विशेषज्ञ हैं, संस्कृति से जुड़े लोग हैं, वो अपनी अपनी राय जो है वो यहाँ पर व्यक्त करेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि इसी से जुड़े जो विशेषज्ञ हैं वो उसमें शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह है आज इसका शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचेंगे, वहाँ पर वह इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, अपना वह जो है संबोधन वहाँ पर करेंगे कि आखिरकार बढ़ते टेक्नोलॉजी के दौर पर जो है जिस तरह से एआई के माध्यम से हम तमाम चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं। हालांकि इसकी चीज़ों का अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं दूसरा असर भी इस पर पड़ता है। और लेकिन आज आने वाले वक्त में हम संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे संस्कृति को टेक्नोलॉजी के साथ साथ लेकर आगे चलें कि जो आने वाली पीढ़ी है वो संस्कृति से जुड़ी रहे। तो निश्चित तौर पर इसी पर जो है आज चिंतन मंथन होना है, चर्चा होनी है और 2 दिवसीय कार्यक्रम जो रहने वाला है। जी जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ऋषिकेश से बड़ी खबर मिल रही है। बारिश के चलते उफान पर चंद्रभागा नदी, हाईवे तक आया नदी का पानी। नदी में 3 लोग समेत कई वाहन भी फंसे हैं। नदी में एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चंद्रभागा नदी का जलस्तर काफ़ी बड़ा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि रोड तक पानी आ गया है और ऐसे में एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया हुआ है। कुछ लोग फंसे हैं, ये भी जानकारी मिली है, जिनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है। तो तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से रौद्र रूप चंद्रभागा नदी ने लिया है। जलस्तर काफी बड़ा हुआ है, लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। टीमें लगातार एक्टिव हैं और बारिश के चलते नदियां उफान पर नजर आ रही है और इस दौरान चंद्रभागा नदी भी उफान पर है। हाईवे तक पानी आ गया है और तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि कितना ज़्यादा पानी आया हुआ है और लोग फंसे हुए हैं। कई वाहन फंस गए इस दौरान और लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नदियों का जो रौद्र रूप है वो भी देखा जा सकता है। कुछ लोग इसमें फंस गए, कुछ वाहन भी फंस गए, अब उनको सुरक्षित निकाला भी जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी पौड़ी ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के साथ मिली भगत का टेंडरों के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किए जाने का आरोप लगाया और कलेक्ट्रेट में प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध भी जताया है। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा है कि इससे बीजेपी सरकार की भ्रष्ट नीतियों और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की मंशा उजागर होती है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार को हम घोटालों की सरकार कहेंगे तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप देख रहे होंगे लगातार उत्तराखंड सरकार के द्वारा लगातार प्रदेश में घोटाले किए जा रहे हैं, घपले किए जा रहे हैं। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो जन सरोकार होता है, सरकार इसलिए बनाता है कि वो उन उस जनता की पैरवी करे, उन जनता से जुड़े मुद्दों को मुख्यतः से रखे और उनका समाधान ढूंढे। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। आप देख रहे होंगे जमीन घोटाले मुख्यतः यहाँ का आकर्षण रहे हैं। आपने देखा होगा इन सरकारों में, आपने लगातार देखा होगा, पिछली सरकार रही हो चाहे वर्तमान में जो सरकार लगातार 2 बार रिपीट हो चुकी है, तो आप देखेंगे लगातार इनके घोटाले व्याप्त हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज उत्तराखंड की जनता त्रस्त है। कभी हमारे युवाओं के साथ छलना हो जाता है, कभी हमारे जो है जो महिलाएं हैं, महिला अपराध यहाँ पर होते हैं और उनके साथ साथ आप देख रहे हैं जमीन घोटालों की जहाँ पर बात आती है। आज बात आ रही है मसूरी में जो जॉर्ज एवरेस्ट करके है, वहां पर जो ये जमीन घोटाला हुआ है। तो आपने देखा होगा कि टूरिस्ट एडवेंचर को लेकर जो हजारों करोड़ का घोटाला किया गया है, टूरिस्ट एडवेंचर को बढ़ावा देने के लिए उसके नाम पर जो घोटाला किया गया है, उसमें आपने देखा होगा कि आचार्य रामदेव और उनके जो सहयोगी हैं बालकृष्ण, उनकी जो कंपनी है उसका मुख्यतः यहाँ पर नाम आ रहा है कि उनकी निविदा में जो है बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और गलत तरीके से वो निविदा उनको दी गई है। मैं सबसे पहले तो जो है कि आप सभी मीडिया का जो है कि धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो है कि सरकार ने जो है कि पूरी सरकार ने जो है कि इतने घोटाले किए हैं और घोटालेबाज सरकार हुई है। और जिस प्रकार से हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बोला कि जो है कि इनके जाने के दिन आ गए हैं और 2027 में जो है कि हमारी कांग्रेस जो है कि जरूर वापस आएगी और बड़े जो है कि बहुमत से जो है कि हमारी कांग्रेस सरकार जो है कि वापस आएगी। जिस प्रकार से इन्होंने जो है कि महिलाओं के साथ इतना बड़ा अपराध कर रखा है और जिस प्रकार से इतना बड़ा भू माफियाओं ने जो है कि पूरी सरकार को जो है कि यूज रखा है, तो इससे जाहिर होता है कि जो है कि सरकार के जाने के दिन आगे हैं और 2027 में जरूर जो है कि कांग्रेस जो है कि वापस आएगी। बालकृष्ण ने जो है कि जिस प्रकार से रामदेव बाबा ने जो है कि मंसूरी में इतनी जमीन जो है कि हड़पने की कोशिश की है और उत्तराखंड के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, ये जो है कि बिल्कुल निंदनीय है और जो उत्तराखंड के साथ जो है कि बड़ा धोखा है। देहरादून में देर रात से हुई मूसलाधार बारिश से डोईवाला क्षेत्र की तीनों नदियां सुसवा, सोंग और जाखन उफान पर हैं। डोईवाला की जाखन नदी का पानी पुल के ऊपर बह रहा है। पानी ओवरफ्लो होकर किसानों के खेतों में आ गया है। अचानक नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल भी है। ऊपर से क्रॉस हो रहा है, आप देख सकते हैं।
तो आपको बता दें कि नदियां इस दौरान उफान पर नजर आ रही है और देहरादून की जो 3 नदियां सुसवा, सोंग, जाखन, तीनों ही ओवरफ्लो बह रही हैं। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है किस तरह से डराने वाला रूप नदियों ने लिया हुआ है। ऐसे में पुल के ऊपर से पानी गुजर गया और लोगों में दहशत का माहौल है। किसानों के खेतों में भी पानी जा घुसा है, जिससे किसानों की फसलें भी बड़ी संख्या में प्रभावित हुई हैं। डाकपत्थर और जीवनगढ़ क्षेत्रों में सीवेज लाइन, निकासी लाइनें और गुलों के चौक हो जाने से लगातार जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जगह जगह गंदा पानी जमा होने से ग्रामीण परेशान हैं। हालातों को देखते हुए विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने संबंधित अधिकारियों से बातचीत भी की और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ निरीक्षण भी किया है। इसी के साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। बेतहाशा बारिशें हुई है, जैसा सब जानते हैं, बहुत लंबी बारिश है और बहुत ज़्यादा बारिश है। उसकी वजह से भी सड़कें बहुत टूटी हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो जीवनगढ़ डाकपत्थर के बीच का स्ट्रेच है और सामने डाकपत्थर के चौक चौराहे हैं, उसके अंदर एक दूसरा गंभीर समस्या है। वहाँ बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है ड्रेनेज का, जो सड़कों के नीचे से गुजरता है। अब कालांतर में बहुत अब समझ लीजिए इसको 6-7 दशक पहले का, तो वो सड़कों के ऊपर सरफेस वगैरह तो काम होता रहा। उसके अंदर क्या है कि उन नालों के अंदर तमाम सारे डिपार्टमेंट्स के यूटिलिटीज़ है। किसी की पाइपलाइन है, किसी का टेलीफोन विभाग का केबल है, किसी का बिजली विभाग का केबल है, कहीं पर कोई और किसी का कोई उसके अंदर से कोई और चीज़ें जा रही है। तो उसकी वजह से क्या वो जाल जैसे नीचे बन गया। और आज बाकायदा हमारे यहाँ सिंचाई विभाग के अवस्थापना खंड के अधिकारी, हमारे यहाँ जल विद्युत निगम के जो निर्माण शाखा है उसके अधिशासी अभियंता महेश अधिकारी जी, उधर तोमर जी, उधर ने जी, उधर सुल्तान जी, ये सब इंजीनियर लोग सब उपस्थित। उत्तराखंड हाईकोर्ट में पूर्व में जारी आदेशों के बाद भी नदियों में जमा शील्ड हटाने का पालन न करने को लेकर स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने सचिव खनन पीसीसीएफ और खनन सचिव से 17 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होकर नदियों को चैनलाइज करने के लिए एक्शन प्लान पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 सितंबर की तारीख तय की है। सॉइल कंजर्वेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये 2 आदेश जो है माननीय उच्च न्यायालय ने निर्गत किए थे। लेकिन जब 2 वर्ष बीत गए, इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया, तो मेरे द्वारा जो है माननीय उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस महोदय को दोनों पूर्व के आदेशों का पालन कराने के लिए एक स्वतः संज्ञान लेने के लिए जो एक याचिका दाखिल की थी, जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया और जिस पर जो है सुनवाई माननीय न्यायालय लगातार जारी की। पिछली सुनवाई में जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सचिव सिंचाई, सचिव खनन, पीसीसीएफ होफ और एमडी जो है वन विकास निगम को वर्चुअली तलब किया था कि आपने कहां कहां रिवर ड्रेजिंग किया और रिवर ड्रेजिंग का एक्शन प्लान पेश करने को आज कहा था। लेकिन बड़ी हैरत की बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी अधिकारी वर्चुअली रूप में माननीय उच्च न्यायालय को रिवर ड्रेजिंग का जो एक्शन प्लान है, क्या क्या इन्होंने पूर्व के आदेशों का पालन किया, उस पर कोई भी जवाब नहीं दे पाए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने आज आदेश पारित किया है कि 17 तारीख को यानी कि परसों को जो है सचिव सिंचाई, सचिव खनन, पीसीसीएफ होफ, एमडी वन विकास निगम, ये सारे लोग जो है वर्चुअल रूप उपस्थित होंगे और रिवर ड्रेजिंग पर, नदियों के चैनलाइजेशन पर, मलबा हटाने पर, डिसिल्टिंग हटाने पर एक प्रोजेक्ट एक्शन प्लान जो है कोर्ट को पेश करेंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 14 अगस्त को न्यायालय नैनीताल के मिठाल घाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुए गोलीकांड में पुलिस द्वारा हेमंत ब्लोटी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त किए जाने को लेकर याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने हेमंत ब्लोटी को अंतरिम राहत देते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए कहा है, साथ ही राज्य सरकार को जवाब पेश करने को भी कहा है।
2025 को एक मिस्टर भुवन तिवारी जी द्वारा एक FIR कुछ व्यक्तियों के खिलाफ लिखाई गई थी, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए थे। और एक क्योंकि ये जो मसला था ये बितालघाट ब्लॉक प्रमुख इलेक्शन से रिलेटेड था, तो इसमें दो गुटों के में ये कहा गया कि दो गुटों में आपस में लड़ाइयाँ हुई और जिसमें एक गोली चली और जिसपे किसी एक व्यक्ति के पाँव में गोली लगी। तो उससे संबंधित उसमें एक हेमंत बलोदी जो याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय में आए, उनको भी फंसाया गया था, झूठा फंसाया गया था, उनके द्वारा कहा गया। और तो उनकी तरफ से हमने याचिका डाली थी। उस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और सरकार से जवाब मांगा गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में साल दर साल प्रदेश के जंगलों में आग लगने वाली को लेकर स्वतः संज्ञान को लेकर याचिका पर सुनवाई हुई है। आज हुई सुनवाई के दौरान वन विभाग द्वारा जंगलों में लगने वाली आग की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान पेश करते हुए पूर्व के आदेशों के अनुपालन के लिए समय की मांग की गई है, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख तय कर दी है। इसमें कोर्ट ने पूर्व में संज्ञान लिया था फॉरेस्ट फायर्स मिटिगेशन को लेकर क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, और पूर्व में ये सामने आया था कि 65% ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज खाली हैं और जो कन्वेंशनल मेथड है फॉरेस्ट फायर लाइन वगैरह के उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, जिसके बाद कोर्ट ने उनसे एक्शन प्लान मांगा था डिपार्टमेंट से। आज उनके द्वारा एक्शन प्लान पेश किया गया था और जिसमें उन्होंने कुछ समय मांगा है उन सारी पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो कोर्ट ने पूर्व में डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट को डायरेक्ट किया था। याचिकाकर्ता का क्या कहना है? ये स्वतः संज्ञान लिया था न्यायालय ने 2018 में, और उसके बाद से क्योंकि हर वर्ष फॉरेस्ट फायर होती है तो इसलिए कोर्ट बार बार इस मैटर को हियरिंग करके एडिक्वेट डायरेक्शन इशू करती है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के सचिव धीराज सिंह गबरियाल ने अल्मोड़ा नगर का स्थलीय निरीक्षण किया। सर्किट हाउस से मल्ला महल तक पैदल बाजार का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा की संस्कृति धरोहर को एक मॉडल के रूप में सराहने का लक्ष्य है। मल्ला महल निरीक्षण के दौरान सचिव ने अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा है कि दशहरे तक इसे पर्यटकों के लिए खोला जाना सुनिश्चित किया जाए। यहाँ पे काम होना है, अभी तक जितना भी काम हुआ है काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, और अल्मोड़ा के दृष्टिकोण से जो सांस्कृतिक नगरी के रूप में हम लोग अल्मोड़ा को जानते हैं, और इस मल्ला महल को अगर प्रॉपरली हम लोग यूज़ करेंगे तो वाकई में इसका जो संदेश है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। तो उसमें ये निर्णय लिया है कि अक्टूबर माह से किसी भी तरह हमें यहाँ पे एक्टिविटी शुरू करनी है। लाइट एंड साउंड शो यहाँ पे हमारा शुरू हो जाएगा। लोहाघाट नगर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लोहाघाट व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष जुकरिया की पहल पर रविवार को पुलिस और व्यापारियों के बीच यातायात को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर को जाम से मुक्ति दिलाने और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी अहम निर्णयों के लिए चर्चा की गई है। यानी कि इसी संडे को यानी कल की तारीख में हमारी व्यापारी भाइयों के साथ जो उनके संभ्रांत व्यापारी हमारे थे तथा संगठन के पदाधिकारी थे, उनके साथ मेरी तथा सीओ महोदय चंपावत की एक गोष्ठी हुई थी यातायात व्यवस्था को लेकर, जिसमें हमारा तय हुआ है उनकी व्यापारियों के द्वारा ही अवगत कराया गया है और अनुरोध किया गया है कि वन वे का समय सुबह स्कूल टाइम में 8:30 से 9:30 रहेगा तथा सायं 2 से 3:30 बजे के मध्य रहेगा। तो सभी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या व्यापारी भाई हैं उस दौरान वन वे का जो है आप नियमों का पालन करें। कार्रवाई तो 2-3 दिन से चली रही है कार्रवाई, जिसमें जैमर भी लगाए जा रहे हैं और क्रेन से भी टो किया जाता है और फिर उसके बाद उनमें चालान किए जा रहे हैं। और आज जो है हम डिग्री कॉलेज रोड में कल भी हमने सूचना दी, आज भी सूचना दी और कल से हम उसमें कार्रवाई करेंगे डिग्री कॉलेज वाली रोड में। और उसके बाद आज ये नैनीताल बैंक और जो बड़ौदा बैंक है इसमें भी बहुत भीड़ है कि लोगों का कहना है कि हमारे घरों से कोई एम्बुलेंस जाती है या कोई गाड़ी जाती है तो उसको जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता। तो आज सब लोगों को सूचित कर दिया गया है, यदि वो आज कल से वो लगाते हैं तो फिर उसमें हम चालानी कार्रवाई की जाएगी उसमें।
और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ चर्चा इस बैठक में हुई, कौन कौन इसमें शामिल रहा और क्या कुछ योजना बनाई गई है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो लोहाघाट नगर की यातायात व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ते जा रही थी, लगातार जनता हो चाहे व्यापारी वर्ग हो, जाम के झाम से जूझ रहा था। तो इसको लेकर जो व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं लोहाघाट के मनीष जुगरिया, उनकी पहल पर व्यापारियों के द्वारा जो पुलिस के साथ एक बैठक की गई और बैठक में जो पुलिस के अधिकारी थे उनके सामने मांग रखी गई थी, जो सड़कों के किनारे नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े कर देते हैं, सड़कों को ही जिन्होंने अपना पार्किंग बना लिया, उन वाहन स्वामियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, जिस पर जो पुलिस के द्वारा जो है कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई है। जो नो पार्किंग जोन में जो वाहन खड़े हुए उनको पुलिस के द्वारा जहमत लगाए जा रहे हैं और जो दुपहिया वाहन खड़े हैं उनके चालान किए जा रहे हैं और पुलिस के द्वारा पहले लाउड स्पीकर के माध्यम से उन्हें चेतावनी जारी कर दी थी कि आप नो पार्किंग जोन या सड़कों के किनारे अपने वाहनों को ना खड़ा करें। तो आज से पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जो वाहन खड़े उन पर जहमत लगाया जा रहा है और चालान किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चंपावत जिला मुख्यालय में जिले के 28वें स्थापना दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें चंपावत विकास संघर्ष समिति की ओर से मोटर स्टेशन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हुए केक काटकर आतिशबाजी भी की गई और जश्न भी मनाया गया है। हमारा ये जनपद चंपावत 29वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। जैसा कि चंपावत विकास संघर्ष समिति ने इस जिले की मांग 97 सन से 5-7 साल लगातार इसमें बड़ा संघर्ष किया। इस संघर्ष के बदौलत जो है 15 सितंबर 1997 को हमारे चंपावत जिले की घोषणा बहन मायावती जी, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी, उनके द्वारा की गई